हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले की भी दो वीडियो लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर राइट कराए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जो भी रिमेन क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज उनके आंसर्स हम आपको लिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, बी रेडी, कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। इसका आंसर लिखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता योगदान एक अच्छा संकेत माना जाता है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम इस कथन से पूर्णतया सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। योजना काल के दौरान वर्ष 1973 से 2003 तक सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, परंतु तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार यदि रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र के महत्व को आंका जाए तो भी देखते हैं कि 1973 से 2003 के दौरान तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है, जो द्वितीयक व प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये कौन कौन से लोग हैं? आप इनका आंसर लिखिएगा। इफ आपको नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। असंगठित क्षेत्र के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि वहां श्रमिकों की स्थिति क्या रहती है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उनको परेशान कैसे किया जाता है, तो मैं ऊपर टॉपिक में बता चुका हूं। तो इसका आंसर आप ऊपर के टॉपिक से ही ले लीजिएगा। इन केस यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? यानी कि इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होती हैं वह एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के आधार पर कैसे डिवाइड की जाती हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन देना है। इसका आंसर लिखिए। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को हम निम्न दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, संगठित क्षेत्र की गतिविधियां, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां। अब हेडिंग डालिएगा, संगठित क्षेत्र की गतिविधियां। इसमें लिखिए, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है।
इस क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकरण किया जाता है। इस क्षेत्र में नियमों व विनियमों का पालन करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व कारखाना अधिनियम आदि नियमों का उल्लेख इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां। अब इसमें लिखिएगा, यह क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें सरकारी कानूनों को ताक पर रखकर काम किया जाता है। इस क्षेत्र में नियम व विनियम तो होते हैं, परंतु उनकी अनुपालना नहीं की जाती है। इस क्षेत्र में श्रमिक का वेतन बहुत ही कम होता है। इस क्षेत्र में सुविधाएं ना के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इसमें यही लिखना है कि रोजगार परिस्थितियां कैसी हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों श्रमिकों की क्या स्थिति रहती है, उनको रोजगार के अवसर कैसे प्रदान होते हैं, उनकी वेतन कैसा रहता है, और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में क्या क्या रहता है। तो ये सब मैं ऊपर पढ़ा ही चुका हूं, आप उसी में से आंसर लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। चलिए लिखिए इसका आंसर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो लोग काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है, उन्हें सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार अवश्य दिया जाएगा। दूसरा लिखिए, यदि किसी बेरोजगार को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगार भत्ता पाने का हकदार होगा। तीसरा लिखिएगा, इस प्रस्तावित अधिनियम में 35% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। चौथा लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो भविष्य में भूमि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होंगे। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए। सो फ्रेंड्स, अपने अपने एरिया में, अपने अपने लोकेलिटी में जो भी सिचुएशंस घटित होती होंगी, वहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की क्या क्या एक्टिविटी हैं, उनके कार्यों की आप लोग एक सूची बनाइएगा और अपने आप को टेस्ट कीजिएगा कि हमने इस अध्याय में कितना कुछ सीखा है। नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र से एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हैं तो कैसे हैं, निजी क्षेत्र में कितने हैं तो कैसे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, ये सब आप मतलब सर्च करके
इस तालिका को भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और एक्सप्लेनेशन कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर नोट डाउन करिए। सरकार द्वारा नाना प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, ऐसी योजनाएं जिनमें लंबे समय तक पूंजी लगाई जाती है। ये पूंजी काफी देर से प्रतिफल प्रदान करती है तथा इनमें सार्वजनिक निवेश आवश्यक हो जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी योजनाओं में निवेश नहीं किया जाता। सेकंड लिखिए, निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले शोषण से लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है। तीसरा लिखिए, सुविधाओं के प्रमुख उदाहरण। हेडिंग डाल लीजिए, सुविधाओं के प्रमुख उदाहरण। अब इसमें पहला लिखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये हेडिंग हो जाएगा आपका। अब इसी हेडिंग के आगे लिखिएगा, हमारी सरकार ने लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की है। दूसरी हेडिंग डालिए, भारतीय रेल। भारत सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर यात्रा और माल भाड़े की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है। अब इसी में तीसरा लिखिएगा, हेडिंग डालिए, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इसमें लिखिए, सस्ती दर पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने, निजी क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। बट अभी फ्यूचर में, समझने के लिए बता रहा हूं, अब अभी फ्यूचर में क्या है, गवर्नमेंट सोलर एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है कि पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट अपना पॉल्यूटेड हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग वहाँ के आसपास के ग्रसित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। जैसा कि मैंने आपको असंगठित क्षेत्र जब पढ़ा रहा था तो उसमें ये सारी बातें मेंशन किया था। आप उसी टॉपिक में से इन सारी टॉपिक्स का आंसर, इन सारे मुद्दों का आंसर गेट कर सकते हैं। इन केस आपको नहीं मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे।
वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती थी। इस आंकड़े को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो अभी आप लोग इसको पढ़िएगा, एक टेबल बनाइएगा, सारणी बनाइएगा, जिसमें एक तरफ लिखना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, फिर लिखना है कार्यरत श्रमिकों की संख्या, फिर उनकी आय को लिखना है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको आप लोग सारणी बना करके सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में दिया गया है। वर्ष प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र दिए हुए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1950 में 2000 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंकड़ों को अध्याय में दिए आलेख 2 के समान एक दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तीसरा है, दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। इन सभी का आप आंसर्स लिख लीजिएगा। नहीं आएगा आप निसंकोच बिना किसी डाउट के कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आप सभी को उसका आंसर बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर को। सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए अपने ज्ञान वृद्धि को और बढ़ाने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए। कल दोस्तों फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी सब्जेक्ट में नए चैप्टर को लेकर के। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।